induces in a coil due to its own variable magnetic field या variable magnetic flux is known as self induction। तो इसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या है? द फिनोमेनन इन विच EMF induces in a coil due to its own variable magnetic field या variable magnetic flux। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में आपको ये डेफिनेशन की समझ भी आ जाएगी और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी मिल जाएगा। अच्छा जी, कंसिडर करें ये हमारे पास एक कॉइल या सोलेनॉइड है इस तरह से, और इसको हमने थ्रू रियोस्टेट ये रियोस्टेट का A पॉइंट, ये रियोस्टेट का B पॉइंट, और ये वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसको हम इस तरह या इस तरह मूव कर सकते हैं। ये वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C है। अप्लाइड जो बैटरी है उसका वोल्टेज मैंने V से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे जो इसमें EMF बनेगा तो उस EMF को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें बताती हैं कि अगर हम यहाँ पे इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को कभी बढ़ाएं और कभी कम करें, कभी बढ़ाएं और कभी कम करें, तो अगर मैं मुसलसल इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करूं, अगर मैं मुसलसल इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करूं तो हमारे पास क्या होगा? रेजिस्टेंस के बढ़ने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा, रेजिस्टेंस के कम हो जाने पे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड के कम ज़्यादा करने पे यहाँ पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। फैराडे लॉ के मुताबिक अगर कॉइल किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है जहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वहाँ पे क्या होगा? उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने हमें बताया कि इस वक्त ये जो इंड्यूस EMF है इसका मैग्नीट्यूड किस बात पे डिपेंडेंट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंडेंट है। अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लोली मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो इंड्यूस EMF होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और अगर हम यहाँ पे इसको जल्दी जल्दी फास्ट मूव कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो इंड्यूस EMF का मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि इस वक्त जो इंड्यूस EMF की वैल्यू है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। हम जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं हम कांस्टेंट लिखते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस कैपिटल L को हम कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। हम इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। हम इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अभी हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस होती क्या है। यहाँ पे हम इसमें अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं है, और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाते हैं तो फिर लेंज़ेज़ लॉ का जिक्र करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये इस फार्मूला में इंड्यूस EMF के साथ नेगेटिव साइन का मतलब ही सिर्फ यही है कि इंड्यूस EMF हमेशा अपने काज को अपोज करता है। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिखते तो फिर तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है, कोई जिक्र मत करें लेंज़ेज़ लॉ का। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जिस तरह बुक में भी नेगेटिव साइन यहाँ पे है, कि आप नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखें, तो फिर ये जुमला लिखना ज़रूरी है कि हेयर the negative sign shows that induced EMF always opposes its cause।
फिर ये सेंटेंस लिखना ज़रूरी है कि हेयर द नेगेटिव साइन शोज कि इंड्यूस ईएमएफ हमेशा अपने काज को अपोज करता है। अब हम आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ और इसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या चीज़ है। सेल्फ इंडक्टेंस ये किसी कॉइल की वो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमें कि उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर करंट 1 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से वेरी कर रहा हो। सो इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉइल it is that characteristic of a coil which determines that how much EMF will induce if the current varies at a rate of 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो किसी भी कॉइल की वो खासियत जो हमें इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि उसमें ईएमएफ कितना बनेगा, किस वक्त ईएमएफ कितना बनेगा, अगर उस कॉइल में करंट जो है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से वेरी कर रहा है। सो इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलेनॉइड या इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉइल विच डिटरमिन्स के how much EMF will induce in a coil if current varies at a rate of 1 ampere per second. Further हम लिखते हैं the SI unit of self inductance is हेनरी, जिसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हेनरी भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। अब 1 हेनरी को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये 1 हेनरी किस तरह से होगा, तो ये बिल्कुल इसी तरह की बात है जिस तरह आप 1 वाट की एक्सप्लेनेशन जानते हैं, डिफिनीशन जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी डिफिनीशन जानते हैं, इसी तरह आप 1 न्यूटन की डिफिनीशन जानते हैं। तो 1 हेनरी किस तरह से होगा, तो जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था 1, हम उस इक्वेशन 1 को इस तरह से लिखेंगे कि L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF और डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। हम उसको इस तरह से लिखेंगे। अब इस इक्वेशन की मदद से हम 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हम इस सर्किट में करंट को 1 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से वेरी करें और यहाँ पे 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस हो जाए इस कॉइल में, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो जाए, तो फिर इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा। तो 1 हेनरी होता है 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर, 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर के बराबर। कि अगर हम इस कॉइल में करंट को इस तरह से चेंज करें, 1 एम्पेयर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करें और इस वेरिएशन की वजह से इसमें 1 वोल्ट का EMF
इंड्यूस हो जाए सेल्फ इंडक्शन की वजह से, तो फिर इस कॉइल की इंडक्टेंस की वैल्यू होगी 1 हेनरी के बराबर। सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड मज़ीद डिस्कशन, अभी सेल्फ इंडक्टेंस की डिस्कशन ख़त्म नहीं हुई। अच्छा जी, अभी हमने कहा कि सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना जो है ये भी फैराडे लॉ के मुताबिक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ बन रहा है उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर हम चाहें तो हम फैराडे लॉ के फार्मूला से भी मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास फैराडे लॉ का फार्मूला है, तो हाँ बिल्कुल दोनों से सेम जवाब आएगा। बस सिर्फ ये है कि इस फार्मूला के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स में वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, वेरिएशन आ रही हैं, वो वेरिएशन आपने कैलकुलेट करनी होंगी। बाकी नंबर ऑफ टर्न्स तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जो जवाब इस फार्मूला से आएगा एग्जैक्टली वही आंसर आपको इक्वेशन 1 से भी मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करता हूँ। इक्वेशन 1 और 3 दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ है और इक्वेशन 3 में हमारे पास ये है जो कि डायरेक्ट फैराडे लॉ का फार्मूला है। तो जितना ईएमएफ का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा एग्जैक्टली वही आंसर आपको यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस वाले फार्मूला से मिलेगा। ये नेगेटिव इसके साथ कैंसिल। हम इसको अगर इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये एल आई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसी तरह ये है हमारे पास डेल्टा एन फाई और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इस साइड पे ये हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा L इज़ इक्वल टू एन फाई डिवाइडेड बाय आई। ये आपको एक और फार्मूला मिल गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को मालूम करने का। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल को मालूम करने का ये आपको एक और फार्मूला जो है वो मिल गया। यहाँ पे ये जो टर्म है नंबर ऑफ टर्न्स और ये फ्लक्स, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल या फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, ये एन फाई। तो इसे हम कहते हैं फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स और कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसके साथ लिंक हो रहा है। यानी इसके अगर टोटल टर्न्स हैं 100 तो वो 100 टर्न्स जो हैं वो कितने मैग्नेटिक फ्लक्स की जद में आ रहे हैं, ये इसका मतलब बनता है। तो द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। अब हम डिस्कशन करेंगे उन फैक्टर्स का जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, और अगर किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। नंबर 2, परमिबिलिटी। ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कॉइल। कॉइल के इर्द गिर्द जो मीडियम है, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिबिलिटी, और अगर कोई और मीडियम है तो फिर उस मीडियम की परमिबिलिटी। चैप्टर नंबर 13 में परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम से रिलेटेड मैं काफ़ी तफसीली डिस्कशन आप लोगों के साथ कर चुका हूँ कि परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम क्या चीज़ होती है और हम उसको किस तरह से मालूम करते हैं। तो यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ अ मीडियम, तो अगर हमने इसको एयर में रखा हुआ है तो फिर एयर की परमिबिलिटी, और अगर हमने इसको किसी और मीडियम में रखा हुआ है तो फिर उस मीडियम की जो है वो परमिबिलिटी की वैल्यू।
तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है और परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कॉइल इस पे भी डिपेंड करती है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ तो कॉइल पे भी डिपेंड करती है कि इस कॉइल का वॉल्यूम क्या है। तो ये सोलेनॉइड या ये कॉइल हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, तो यहाँ पे वॉल्यूम से हमारा मतलब है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय इट्स लेंथ, इससे हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम ले सकते हैं। यानी इसकी लेंथ विड्थ हाइट ये कितनी है, इसकी लेंथ विड्थ हाइट ये कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर इसका वॉल्यूम कम होगा तो फिर इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी। और फोर्थ जो हमारे पास फैक्टर है वो है फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। अगर फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हमारे पास इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी हाई होगी, और अगर फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल इसकी वैल्यू कम है तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली रिलेटेड है, इसी तरह परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डायरेक्टली रिलेटेड है, वॉल्यूम को आप शेप भी कह सकते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ ये फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल। तो इसके साथ ये डायरेक्टली अगर फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल आपको यहाँ पे फार्मूला में भी नज़र आ रहा है, फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल ज़्यादा होगा तो फिर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये थी हमारे पास डिस्कशन सेल्फ इंडक्टेंस की। इसी के साथ रिलेटेड एक सब टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कशन है म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब हम म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में अब हम डायग्रामेटिकली यहाँ पे दो कॉइल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। डायग्रामेटिकली अब हम यहाँ पे दो कॉइल्स यूज़ करेंगे। अच्छा जी, म्यूचुअल इंडक्शन में होता क्या है, दो कॉइल्स हम यूज़ करते हैं। जिस कॉइल को हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच किया है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और प्राइमरी कॉइल में जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मदद से यहाँ पे एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ खुद ब खुद इंड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से फैराडे ने कहा है कि अगर एक कॉइल किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसमें ईएमएफ खुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो अब चूंकि वही फिनोमेनन अकर हो रहा है लेकिन दो कॉइल्स की कम्बिनेशन की वजह से एक कॉइल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो नाइबरहुड में करीब एक दूसरा कॉइल पड़ा हुआ है जिसको मैंने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए अब हम इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द phenomenon in which EMF induces
in secondary coil due to the